स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो है किरण प्रकाशिकी का अंतिम टॉपिक जो है वो दूरदर्शी बचा हुआ था। इसे हम इस वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको बता दूं कि इसके पहले 19 वीडियोस के माध्यम से मैं किरण प्रकाशिकी जो है वो कवर कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख लें। और इस वीडियोस का फ़ायदा ये है आपका कि यह एक नोट्स की तरह है, ठीक है। अगर आप इसे पूरे देखते हैं तो आपका एक पूरी सीरीज में नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो एक बार वो सारा वीडियोस देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बचा है तो उसके अलग से वीडियोस आएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव भी इम्पोर्टेंट हो गया है अब, तो ऑब्जेक्टिव का भी एक वीडियोस अलग से इस चैप्टर से अब कल से आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो है वो दूरदर्शी जो है ये क्या है, तो यह भी एक उपकरण है और यह जो है सूक्ष्मदर्शी के ही खानदान से संबंध रखता है। मतलब उसका भी कुछ रिलेशन जो है उसी की तरह है। बस अंतर जो ये है, वहाँ पे सूक्ष्मदर्शी था, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए यूज होता था। यहाँ दूरदर्शी है, मतलब कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम में यह आएगा, ठीक है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए काम में आएगा। तो जब दूर की वस्तुओं को हम देखेंगे तो हमें छोटा दिखाई देगा। बट अब ये है क्या, ये उपकरण जो है दूर की वस्तुओं को आवर्धित करके देखने का काम करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देख लीजिए एक बार। लिखा हुआ है कि प्रकाशिकीय उपकरण जो दूरस्थ वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करके समीप कर देता है और इसे ही कहते हैं दूरदर्शी। अब बात करते हैं दूरदर्शी के प्रकार पे। तो दूरदर्शी भी दो प्रकार के होता है। एक जो है अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है और दूसरा परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है उसे हम अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं, और जो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है उसे हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। तो समझ में आया कि दूरदर्शी जो है वो कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार के होगा। एक अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करेगा, अपवर्ती दूरदर्शी कहलाएगा। दूसरा परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो उसे हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। पहला जो था अपवर्ती दूरदर्शी, या इसे ही हम कहते हैं खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी कहिए या अपवर्ती दूरदर्शी कहिए, बात बराबर है। तो किस प्रकार से इसका बनावट होता है, तो बनावट से पहले हम एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है यह दूरदर्शी का डायग्राम है। इसी डायग्राम को अगर थोड़ा सा उलट देते तो शायद हमें सूक्ष्मदर्शी की तरह दिखता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी दो लेंस है और दोनों लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। वहाँ भी सूक्ष्मदर्शी में भी दो लेंस था, दोनों लेंस जो है उत्तल था। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वहाँ अभिदृश्यक छोटा था, अभिनेत्रक बड़ा था, और यहाँ अभिदृश्यक बड़ा है, अभिनेत्रक छोटा है। याद हुआ, सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक छोटा होगा, अभिनेत्रक बड़ा होगा, और दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा होगा और अभिनेत्रक छोटा होगा, ठीक है। तो ये बना कैसे होता है, तो एक पाइप होता है, नली की तरह होता है। ये स्टील का बना होगा या फिर फाइबर का बना होगा, और इसी में दोनों जो है वो माउंट किया हुआ रहता है। इसमें एक चीज़ ये और है, इसको हम आगे पीछे इसके बीच की दूरी को, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को आगे पीछे हम स्लाइड कर सकते हैं, घसका सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। धातु के लंबी बेलनाकार एक नली होता है जिसमें एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी वाला बड़ा द्वारक वाला उत्तल लेंस होता है जिसे हम अभिदृश्यक कहते हैं, और दूसरी नली के सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे अभिदृश्यक लगा होता है जिसे हम अभिनेत्रक या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो एक तरफ अभिदृश्यक होगा और अभिदृश्यक जो होगा वो बड़ा होगा, दूसरी तरफ अभिनेत्रक होगा और अभिनेत्रक जो आंख के निकट होगा वह छोटा होगा। दोनों ही उत्तल लेंस के बना हुआ होगा, ठीक है। अब कार्य विधि, कैसे ये कार्य करता है, इसके वर्किंग देख लेते हैं कैसे है। तो यह दो सिद्धांत पे कार्य करता है। एक जो है वो अनंत पर जब बने प्रतिबिंब तब, और दूसरा जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, वहां पर बने तब। तो पहला कंडीशन देख लेते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब क्या होगा, ठीक है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी को सामान्य रूप से समायोजित कहा जाता है। समायोजित दूरदर्शी इसी को कहते हैं, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब अभिनेत्रक की फोकस पे होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ से ये आपका अभिदृश्यक हुआ, इससे होकर जो किरणपुंज आया, ये देखिए ये समानांतर नहीं है, ये अक्ष के समानांतर नहीं है कि ये फोकस से होकर गुजरेगा, ये टेढ़ा आ रहा है। तो जैसे ही कहीं ना कहीं एक बिंदु पर कट करेगा और ये कट करेगा तो वहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यह इस लेंस के द्वारा बना गया प्रतिबिंब जो है, उस प्रतिबिंब को हम इस लेंस के फोकस पर ही रखेंगे,
समझ में आ रहा है। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है ऐसा इसे सेटअप करते हैं कि अभिनेत्र के फोकस पर ही वह प्रतिबिंब आकर बने। मतलब कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह सकते हैं हम कि ये जो दूरी है वो दूरी भी ओ है, ठीक है, और ये तो अनंत है ही, यू जो है वो अनंत है, अनंत से आ रहा है प्रकाश की किरण पुंज। तो ये वीवो है, और वीवो जो है कितना है, तो वीवो जो है वो किसके बराबर है, तो एफ ओ के बराबर है। और एफ ओ जो है वही मान इधर से देखें तो वहीं पे एफ ई है। मतलब एफ ओ और एफ ई यहाँ जो दिखाया गया है बी डैश, इसी बी डैश पर एफ ओ भी है और एफ ई भी है। मतलब इसका भी फोकस दूरी वही है और इसका भी फोकस दूरी एक ही जगह पर है, ठीक है। तो फोकस पे होता है, तो दूसरे में यहाँ देख लीजिए, जब फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ऐसे भी याद रखिएगा, पहले वाला का प्रतिबिंब जो है वो दूसरे वाले के फोकस पर रहेगा तभी नहीं अनंत पे बनेगा। और इसका वर्किंग जो था वो दिखाया रहा था कि प्रतिबिंब जो है अनंत पे बने। मतलब फाइनल रिजल्टेंट जो होगा इमेज वो इन्फिनिटी पर बने तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। डायग्राम समझ में आया। बाकी इसमें कुछ नहीं है, पहले वाला का बना प्रतिबिंब दूसरे वाले का फोकस पर बनेगा। जब इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तब इसका फाइनल जो है इमेज वो अनंत पर होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे बनाया गया कोड जो है, ये कोड आपका बीटा हो गया और ये कोड अल्फा हो गया। तो हम अल्फा बीटा अल्फा होता है, एजम्पशन है ये चीजें, तो हम कह सकते हैं tan अल्फा बराबर, यहाँ पे एक देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ ए डैश है, यहाँ बी डैश है और यहाँ C1 है। एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पे C2 है। तो tan अल्फा के जगह पे हम कह सकते हैं लंब बटे में आधार, तो ए डैश बी डैश और बटे में C1 बी डैश हो जाएगा ना। उसी प्रकार tan बीटा के जगह पर कहें तो हम कह देंगे A1 B1 सॉरी ए डैश बी डैश बटे में C2 बी डैश। तो tan अल्फा का मान ये, tan बीटा का मान यहाँ से इस ट्रायंगल से और इसका tan अल्फा का मान इस ट्रायंगल से। तो कुछ ऐसा इस प्रकार से मान मिलेगा। और ये मान को अगर हम देखें तो आवर्धन क्षमता का कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा, प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए कोण बटे में वस्तु द्वारा बनाए गए कोण, तो tan बीटा बाई tan अल्फा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका मान tan बीटा और tan अल्फा का मान पुट करते हैं तो देखिए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए हर में है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मतलब C1 बी डैश ऊपर और C2 बी डैश नीचे। अब देख लीजिए C1 बी डैश और C2 बी डैश का मान है क्या, तो यहाँ से ये दूरी जो था C1 बी डैश और ये दूरी क्या है FO है। और FO कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए C2 बी डैश हम ये दूरी माप रहे हैं, तो ये दूरी C2 बी डैश ये भी क्या है, फोकस है और किसका है, अभिनेत्रक का। अभिनेत्रक को इसे सूचित करते हैं तो ये माइनस FE हो गया, ठीक है। तो हम FO और FE के अनुपात में उसे हम लिख सकते हैं। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम इधर माप रहे हैं, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि हम इधर माप रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार, तो आवर्धन का जो फॉर्मूला मिला वो अभिदृश्यक की फोकस बटे में अभिनेत्रक की फोकस की ऋणात्मक मान जो है वो आवर्धन दर्शाएगा। अब बात करते हैं इसकी नली की कुल लंबाई। नली की कुल लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी, तो ये दूरी कितना है FO है और ये दूरी कितना है FE है। तो FO प्लस FE बराबर नली की कुल लंबाई हो जाएगा। एग्जाम में ये पूछा है, बहुत बार पूछा है। देखिए सबके लिए नली की लंबाई अलग अलग हो रहा था। सूक्ष्मदर्शी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अलग था, जबकि यहाँ दूरदर्शी के लिए अलग हो रहा है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान से देखते चलिएगा, इसे नोटिस कीजिएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, दूसरी वर्किंग जो है, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा हो तब, ठीक है। तो उस समय अब इसमें क्या है, तो इसके लिए शर्त है। शर्त क्या है, तो कब बनेगा, ये तो ठीक है, ये तो जैसा है वैसे रहेगा। इसी को हम अरेंज करेंगे ना, ये मूवेबल होता है, इसको हम इधर उधर घसका सकते हैं आगे पीछे। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कब होगा, जब हम फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे तब। कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब इसका वस्तु की तरह कार्य करेगा और इस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होना चाहिए, मतलब इसकी वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो ये जो लेंस है इस लेंस के फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच होना चाहिए। तब जाकर स्पष्ट ये दृष्टि निकट दृष्टि के पास बनेगा, स्पष्ट दृष्टि के निकट बनेगा, ठीक है। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखिए यह जो है वो क्या है, तो यह जो है FE है। यहाँ डायग्राम से मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, FE है। और ये जो है यहाँ पे जो दूरी है ये दूरी FO है, जो कि FO इसका है और FE इसका है। मतलब कि
एक बार यह फिर से देख लीजिए, ये दूरी जो है इसका है, ये दूरी FO है, और ये दूरी इसका है, ये दूरी FE है, ठीक है, ये दूरी। और यह जो है FO जो है इसके एरिया में है, मतलब इसके फोकस के अंदर है। इसके बाद देख लीजिए, जब ऐसा रहेगा तो प्रतिबिंब जो है इसके सामने ही बनता है, तो प्रतिबिंब इसके सामने बना, फोकस पे बना, इसके सामने उल्टा होगा क्योंकि यहाँ भी वस्तु उल्टा है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो देख लीजिए कुछ कंडीशन क्या है, जब अंतिम डी पर बनता है तो भी जो है -d होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा, इधर मापेंगे हम d होगा। इसके बाद वस्तु की दूरी ये भी -u हो जाएगा, इधर माप रहे हैं, वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो -u हो गया। इसके बाद फोकस f जो है वो FE के रूप में हो जाएगा। तो आवर्धन यहाँ देखते हैं, तो सेम उसी तरह tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा और tan अल्फा का मान यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ मान दिया हुआ C1, A B डैश C1, और यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है C2 से। तो tan अल्फा का मान देखें तो A डैश B डैश और बटे में B डैश C1। tan बीटा का मान देखें तो A डैश B डैश बटे में ये दूरी B डैश C2। तो B डैश C2 कुछ करेंगे इस तरह से, तो tan बीटा बाई tan अल्फा कट के रिजल्ट जो आएगा ये आएगा। और फिर से यहाँ पे रिजल्ट देखें, अब यहाँ देखिए C1 B डैश C2 B डैश दोनों मान अलग अलग है। अलग अलग इसलिए है, वहाँ जो था इसमें जो था वो डायरेक्ट फोकस था, लेकिन यहाँ फोकस नहीं है। हाँ, यहाँ देख लीजिए C1 B डैश जो है ये जो है फोकस है, किसका फोकस है, तो ये अभिदृश्यक का फोकस है, FO है। लेकिन वहीं अगर C2 B डैश के बारे में बात करें तो यह फोकस नहीं है, FE नहीं है, बल्कि ये क्या है, UE है, वस्तु की दूरी है, ठीक है, क्योंकि FE जो है वो यहाँ है, वस्तु की दूरी, तो ये FO और UE हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं FO और UE हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका आवर्धन होगा। अब इस आवर्धन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है, यहाँ भी ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन एक इस और अलग से फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए लेंस सूत्र लगा दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से, और v को -d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी करते हैं तो u हो जाता है -u। अगर ये सब मान पुट करते हैं तो अगर 1/u ये प्लस हो गया और इसको इधर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। ध्यान समझ में आ रहा है ना, और जूम कर दे रहा हूँ मैं इसी पे। अब देखिए, तो ये धनात्मक हो गया और ये इसको इधर भेज दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इसमें से 1/FE को कॉमन कर लीजिए, तो 1/FE को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 हो गया, और यहाँ FE से गुणा कर लीजिए तो FE/d हो गया। ये मैथमेटिक्स है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं कॉमन करके, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे रिजल्ट देखिए, m बराबर क्या मिला है, तो -FE/1/, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि m बराबर -FE इंटू 1/UE कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 1/UE का मान जो है वो नीचे देख लीजिए, 1/UE का मान यहाँ आया है, 1/UE का मान इतना है। तो हम कह सकते थे कि वहाँ पे क्या आया था, -F0 बटे में 1/UE आया था, तो UE के जगह पे ये रख देंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, -FO और बटे में इंटू 1 बटे में FE इंटू 1 प्लस FE/d, और ये इसको गुणा कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट जो है वो आपको जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वही इसका आवर्धन कहलाएगा। एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे बहुत पूछा गया है, ठीक है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी इस पे बहुत सारा मिलेगा देखने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा। तो अभी हम अपवर्तित दूरदर्शी के बारे में डिस्कस किए, इसका कुछ क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय है, देख लीजिए। अभिदृश्यक लेंस की फोकस जो है FO अधिक होना चाहिए, अभिनेत्रक की फोकस कम होनी चाहिए, मतलब कि अभिदृश्यक बड़ा हो, जितने ही बड़ा रहेगा उतने ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इसके लिमिटेशन हो जाएगा, आगे चलकर हम देखेंगे। इसकी कमी को दूर करने के लिए ही परावर्तित दूरदर्शी को लाया गया, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बड़ा तथा अभिनेत्रक की छोटा होना चाहिए, मतलब मिला जुला कर बात यही है कि इधर वाला जो है बहुत बड़ा हो और इधर वाला बहुत छोटा हो, ठीक है। इसके बाद इस स्थिति में क्या हो जाएगा लंबाई, तो इस स्थिति में लंबाई जो है देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका वस्तु की दूरी हो गया और ये दूरी हो गया प्रतिबिंब की दूरी हो गया। वहाँ FO FE था, यहाँ UE और UO होगा। तो इस स्थिति में लंबाई जो है कहाँ है, हाँ यहाँ पे है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और यहाँ वस्तु जो है प्रकार, ये भी कंडीशन देख लीजिए, तो इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव है, हमेशा पूछता है। अभी कल परसों से हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव का सीरीज, तो देखिएगा वहाँ ये चीज़ें मिलेगी। एक ये न्यूमेरिकल है, वीडियोज़ को रोक कर इसको न्यूमेरिकल को लिख कर कॉपी पे बना लीजिए, और अगर
बन जाता है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8294527783 पे इसे आप मैसेज कर दीजिएगा अगर बन जाता है तो। कोई डाउट है तो इस पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो था वो प्रवर्ती दूरदर्शी था। प्रवर्ती दूरदर्शी जो है वो अपवर्ती दूरदर्शी की कुछ कमियां रह गई थी, उसको पूरा करेगा ये। कमी क्या था, तो इसका आवर्धित करने के लिए उसमें क्या होता था, अभिदृश्यक बहुत बड़ा होना चाहिए। अभी मैं बताया कि इधर वाला बहुत बड़ा हो और इधर छोटा, तो बहुत बड़ा बनाना टफ है, ठीक है। और इसका कुछ ड्रॉबैक है, जो कमियां हैं उसको दूर करेगा। ड्रॉबैक क्या है, तो अपवर्तित दूरदर्शी में गोलीय तथा वर्णीय विपतन होता है, मतलब उसमें कलर दिखने लगता है। जो एक्चुअल कलर होता है वस्तु का, दूर रखे वस्तु का, वो एक्चुअल कलर नहीं दिख पाता है, विपथन हो जाता है। तो इसको कमी के लिए जो लाया गया वो कहा गया प्रवर्ती दूरदर्शी। और इसमें क्या होता है, विदृश्य का निर्माण करना उतना बड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए, इन सब से बचने के लिए प्रवर्ती दूरदर्शी का उपयोग किया गया, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रवर्ती दूरदर्शी। यह भी दो प्रकार का होता है, प्रवर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। प्रवर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो कौन कौन, तो पहला जो है वो है, पहला है केसोग्रेनियन दूरदर्शी। केसोग्रेनियन दूरदर्शी ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। इसमें है क्या, डायग्राम देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखिए जैसे ही प्रकाश की किरण पुंज आएगा, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका अभिदृश्यक है, ठीक है। और ये दर्पण है। अभिदृश्यक जो है वो क्या है, दर्पण है। अभिदृश्यक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अभिनेत्रक जो है वो यहाँ पे उत्तल होगा, ये है अभिनेत्रक उत्तल। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही प्रकाश किरण पहुंच जाता है तो आगे अवतल है तो टकरा कर इधर आएगा, देख रहे हैं ना, टकरा कर इसकी दिशा इधर आएगा। अब इसमें यहाँ एक छोटा सा उत्तल दर्पण लगा देते हैं, उत्तल। अब इसमें टकरा कर जाएगा तो यहाँ से फिर से इधर जाएगा टकरा कर, दर्पण है तो। और यहाँ छिद्र होता है, यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाया गया, देख लीजिए यहाँ छिद्र है, और इस छिद्र से होकर अभिनेत्रक के पास जाता है। तो इस प्रकार से जो है इमेज जो है वो एक्चुअल दिखता है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो अपवर्तित दूरदर्शी में जो कमी रह गई थी उस कमी को यह पूरा जरूर कर देता है। बड़ों जो विपथन हो रहा था उसका रोकेगा ये, ठीक है। तो इसमें बड़ा द्वारा के एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया, तो यही अभिदृश्यक वाला जो बात कर रहा है, दर्पण का प्रयोग किया जाता है। छिद्र होता है, यहाँ बीच में छिद्र है ना जी, यह छिद्र है। इसके बाद कह रहा है कि एक छोटे अवतल दूरदर्शी को अभिदृश्यक के आगे रखते हैं, यहाँ वाला अंतिम प्रतिबिंब अभिदृश्यक दर्पण के छिद्र के सामने देखा जा सकता है, ठीक है। वही चीजें जो मैं बताया किस तरह से कार्य करता है। तो जब दूरस्थ तारे आने वाले प्रकाश के समानांतर किरण पुंज अभिदृश्यक दर्पण पर पहुंचता है तो मुख्य फोकस से अपसारित होकर, अपसारित मतलब समझ में आ रहा है ना, एक जगह आएगा, परावर्तित प्रकाश के उत्तल दर्पण द्वारा अपतित होता है, ठीक है। और ये चीजें देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है न्यूटोनियन दूरदर्शी। न्यूटोनियन दूरदर्शी जो है वो देख लेते हैं। यह जो है न्यूटन के द्वारा ही खोजा गया था। कुछ इस प्रकार से इमेज है। इसमें क्या है कि यहाँ भी अवतल ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण जो यूज हुआ था वो समतल दर्पण होगा। बाकी ये नेत्रक जो है उत्तल होगा, अभिदृश्यक जो है अवतल ही होगा, यहाँ समतल हो जाएगा। देख लीजिए दोनों डायग्राम में बस वही इमेज बदल रहा है। देख लीजिए यहाँ ये बदल रहा था, यहाँ ये बदल रहा था, और न्यूटोनियन में जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समतल हो जाएगा। डायग्राम आप याद कर लीजिएगा तो काफ़ी आसान है ये चीज़ें। इसमें बड़े द्वारक वाला अवतल दर्पण होता है, वहाँ भी यही चीज़ें था इसमें, जिसे अभिदृश्यक दर्पण। तो पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है कि अभिदृश्यक कैसा होगा, तो अवतल दर्पण होगा। पूछता है कि दूरदर्शी में, जो परावर्तित दूरदर्शी में उसका अभिदृश्यक कैसा होगा, तो अवतल दर्पण होगा। क्योंकि अभी तक दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण था, यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखी जाए, क्योंकि ये अपवाद में आ जाता है, और अपवादी चीज़ पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। तो दर्पण के एक धात्विक नली के सिरे पर स्थापित होता है, जिसका सिरा खुला होता है। समतल दर्पण के 45 डिग्री का स्थापित किया जाता है। कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। अंतिम प्रतिबिंब नली के सिरे पर स्थापित किए गए हैं, लेंस को देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, क्रिया विधि जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि दूरस्थ तारे या अन्य वस्तुओं को समानांतर किरण पुंज, कई चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डायग्राम को फिर से मैं दिखा दूँ, इसको रोक कर वीडियो को बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका आवर्धन क्षमता देखते हैं। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो अनुपात होता है, और ये अनुपात किसका होगा, अभिदृश्यक का और बटे में अभिनेत्रक का। तो अभिदृश्यक FO बाई FE होगा, और FO का अभिदृश्यक जो है वो दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो
अवतल दर्पण है तो इसे हम r/2 कह सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए r/2/Fe, जबकि अभी तक कोई भी आवर्धन नहीं था जो इस रूप में था, लेकिन यहाँ एक अवतल दर्पण होने की वजह से इसमें r/2 लिखा गया है, r/2/Fe होगा। ठीक है, तो अर्थात अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधी और परावर्तक के अवधन क्षमता की उतना ही होगी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब प्रवर्तक दूरदर्शी से लाभ एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 16-17 में भी पूछा गया है। इसका लाभ बताइए। प्रवर्तक दूरदर्शक क्या है, सचित्र वर्णन करें, इसका लाभ बताएं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। प्रवर्तक दूरदर्शी का गोलीय विपतन नहीं होता है, इसीलिए वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रवर्तक दूरदर्शी के उपयुक्त दर्पण आपतित संपूर्ण प्रकाश के प्रवर्तित कर देता है और इन्हें दूरदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब चमकदार होते हैं। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन पर दिखाता है। बड़े द्वारा के उत्तल लेंस की तुलना में अवतल दर्पण का निर्माण करना आसानी होता है। वही चीज़ें जो ड्रॉबैक थी, प्रवर्तित दूरदर्शी परावर्तित दूरदर्शी की तुलना में सस्ता भी होता है, तो इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये था आपका दूरदर्शी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो रे ऑप्टिक्स का क्लास आपको पढ़ाया, मैं रे ऑप्टिक्स का जो क्लास पढ़ाया वो क्लास आपके ये जो है वो ज़रूर उपयोगी साबित होगा। मुझे उम्मीद है काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियोस, ये लेक्चर तैयार होता है। इसे अधिक से अधिक आप जो है वो हो सके तो शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट हो सके इससे। ठीक है, अच्छे से इसको नोट्स बनाएं, 2-3 बार इसे रिपीट करें, पढ़ें, अच्छे से समझें। अगर नहीं आता है तो फिर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप डाउट जो है वो पूछें। और इसके बाद आपका थ्योरी सेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव के। अब अगला वीडियो जो भी मिलेगा, कल या परसों मिलेगा, वो सिर्फ आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। लगातार ऑब्जेक्टिव के 2-3 वीडियोस पूरी इस चैप्टर से मिल जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी न्यूमेरिकल दिया है इसमें बनाने के लिए, इससे वीडियोज़ में भी 1-2 न्यूमेरिकल है, उसे बनाकर हमारे व्हाट्सएप पे कीजिएगा। नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। अगर वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।